चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और ये हमारा अध्याय 3 से है। अध्याय 3 फिज़िक्स का है, एनसीईआरटी का चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण से जितने भी सवाल हैं ज़्यादा नहीं 11 से 12 क्वेश्चन हैं और ये क्लियर हो जाएँगे। और ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, देखते रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए, भू-स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल, ठीक है? क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय होता है, तो कितना दिन का होता है या कितने घंटा का होता है? तो 24 आवर का होता है। कितने? 24 आवर का। ठीक है, क्लियर हो गए। अब चलिए थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। अब सुनिए, भू-स्थिर उपग्रह की बात करते हैं, ठीक है? मतलब सैटेलाइट की बात हो रही है, उपग्रह तो सैटेलाइट है। तो भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किमी की ऊँचाई पर विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर पर, विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर के ठीक ऊपर, समझ गए? मान लीजिए ये विषुवत रेखा के ठीक ऊपर की बात हो रही है, स्थापित किए जाते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए भू-स्थिर उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है और सैटेलाइट जो होता है पृथ्वी से 36,000, तो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी से, तो पृथ्वी से देखेंगे। पृथ्वी से 36,000 किमी की ऊँचाई पर इक्वेटर जो होता है, विषुवत रेखा, याद रखिएगा, के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये क्लियर हो गए। ये उपग्रह जो है पृथ्वी द्वारा, मतलब सैटेलाइट जो है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा, मतलब दिशा जो है में ही गति करती है। मतलब अक्ष पर घूमने की दिशा में ही गति करती है, मतलब पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना है। वेस्ट टू ईस्ट की बात हो रही है ना? पश्चिम से पूरब में गति करती है और 24 घंटों में, 24 घंटे तो 24 आवर्स में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं। क्या करते हैं? एक चक्कर पूरा करते हैं। इसलिए ये पृथ्वी से जो है पर्यवेक्षण किए जाने पर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि, बताइए, वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। क्या है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। क्लियर? तो वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि पृथ्वी से गुरुत्व के कारण जुड़ा रहता है। ये क्लियर हो गया। तो सुनिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न जो है क्या है, सन स्तरों मतलब लेयर जिसे कहते हैं का समूह होता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर होता है और चारों ओर होता है तो क्या है, गैसों का आवरण ही है ना, गैस का ही फैला हुआ है। अब फैला हुआ जो है लेयर के रूप में है, समूह के रूप में है, बस इतना जान लीजिए। पृथ्वी के प्रबल गुरुत्व मतलब ग्रेविटी की बात हो रही है, तो प्रबल होता है, तेज होता है, के कारण गैसों के ये जो सन स्तर मतलब लेयर है पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। इसलिए ये जो वायुमंडल चारों ओर है पृथ्वी का, वो जुड़ा रहता है। ये भी जान गए। गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी के कारण ही वायुमंडल के निचले सन स्तरों मतलब निचले जो लेयर होते हैं, है ना, लेयर्स जो होते हैं, निचले लेयर्स का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है अधिक होता है। क्लियर हो रहा है? जो ऊपर की ओर जाने पर कम हो जाता है। मान लीजिए ये नीचे है, ठीक है, इसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होगा, है ना? और जैसे ही ऊपर हो जाएगा उसी तरह डेंसिटी जो है कम हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को किसने परिभाषित किया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? तो न्यूटन ही किया था। और न्यूटन किए थे तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम है इनका, न्यूटन का, द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन याद रखिएगा। क्या किया गया? परिभाषित किया गया। किसका किए? गुरुत्वाकर्षण नियम का। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के थे। इस नियम के अनुसार, कौन से? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक आकर्षण बल लगाते हैं। दो पिंड है, एक दूसरे के प्रति घिसते हैं, और क्या?
जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब खींचेगा एक दूसरे से तो गुरुत्वाकर्षण बल ही कहलाएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहलाएगा ना। यदि यह बल मतलब फोर्स पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा हो तो इसे गुरुत्व मतलब ग्रेविटी कहा जाता है। अगर पृथ्वी द्वारा लगाया गया तो कोई भी फोर्स, ठीक है, पिंड पर। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, समानुपाती। तथा आगे देखिए यहाँ पे, तथा उनके मध्य की दूरी में क्या होते हैं, मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए, समानुपाती तो होगा, द्रव्यमान के समानुपाती होगा, लेकिन उनके मध्य की दूरी के अगर देखा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के प्रति होता ही है, हम जानते हैं। चलिए आगे चलें, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न सुनिए, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिरने पर वह वस्तु क्या होगा बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। क्या करेगी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। जो अंतरिक्ष यान है उसी के अनुसरण करेगा, गति का, मोशन का, स्पीड का, ठीक है। अब चलिए बताते हैं, ये सभी जी है। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है, इसलिए जब वस्तु यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है, ठीक है, क्या करने लगती है, गति करने लगती है। क्लियर हो गए, आगे चलिए पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होगी। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर होगी। कहाँ होगी, ध्रुवों पर होगी। ध्रुवों पर होगी तो चलिए जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किसी पिंड के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती तो होगा ही ना, एक दूसरे से टकराएंगे ना, एक दूसरे को खींचेंगे ना। अर्थात पिंड के केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रबल हो जाता है। जितना नजदीक आएगा उतना जो है क्या बोलते हैं, आकर्षण बनेगा, अट्रैक्ट होंगे, है ना, तो अत्यधिक होगा प्रबल। प्रबल मतलब अधिक होना। और केंद्र से दूर जाने पर, मान लीजिए सेंटर से दूर जा रहा है, मान लीजिए दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छिन्न हो जाते हैं, मतलब कम होते जाते हैं। ध्रुवों पर पृथ्वी गोलाकार, मान ली ध्रुवों पर अगर पृथ्वी का गोलाकार जो है ना होकर चपटी है, इसलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप हो जाता है। मतलब अधिक समीप है तभी तो हो रहा है ना। ध्रुवों पर कहाँ अधिकतम होगा, ध्रुव पर, क्योंकि वहां पे पृथ्वी हमारा गोल तो है नहीं, गोलाकार ना होगा, चपटी है थोड़ा सा, है कि नहीं, इसके कारण वहां पे ध्रुव पर जो है हमारा अधिक हो जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल मतलब अत्यधिक तेज जो है गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, एवं विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दुर्लभ होता है। मतलब विषुवत रेखा पर मतलब इक्वेटर पर सबसे कम, ठीक है, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अब भूलिएगा तो नहीं ना, बहुत ईजी से मैंने कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। छठा प्रश्न की बात करते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित अशक्त कथन है। तो अशक्त कथन क्या है, तो अशक्त कथन डी है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। यही बात जो है अशक्त है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति में वृद्धि हो जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक कैसे हो सकता है भाई, है ना। चलिए तो हम जानते हैं क्या बात है। हाँ, जो तीन ऑप्शन है वो सही हैं। अब चलिए इसके डिटेल की बात करते हैं, हम फिर उसके बाद बताएंगे आपको। तो देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में एक सेकंड में जितनी वृद्धि होती है वह गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। अब देखिए इसे जी
जी से व्यक्त किया जाता है किसको? गुरुत्वीय त्वरण को या गुरुत्वाकर्षण को जी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? जी से। और जी से बहुत सवाल बनते हैं। अगर आपसे जी का मान पूछेगा तो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर बता दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है, त्रिज्या के कम होने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। जबकि पृथ्वी की अगर घूर्णन गति अगर होगा और घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण जो है, त्वरण का मान जो है कम होगा। यही बात है यहाँ पे समझने की। अगर पृथ्वी की त्रिज्या त्रिज्या जो है कम होगा और कम होने लगेगा तो सोचिए ना, सही बात है, गुरुत्वीय त्वरण तो बढ़ जाएगा, ग्रेविटी ग्रेविटी जो है बढ़ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन घूर्णन गति बढ़ेगा तो क्या गुरुत्वीय त्वरण तो नहीं बढ़ेगा और कमेगा ना, ये बात है। जो कि केंद्र से सतह की दूरी यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या मतलब केंद्र से सतह की दूरी। सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से सही कूट का चयन करें। किसका करें? सही कूट का चयन करिए। तो ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब कारण गलत है, कैसे गलत है? अब बात यह है, तो चलिए हम जानते हैं। कथन तो सही है भाई, ऊपर वाला जो सही है और नीचे वाला गलत है। क्यों गलत है? चलिए जानते हैं। तो सुनिए, चंद्रमा के गुरुत्वीय का मान जो है पृथ्वी के मान का 1/6वां हिस्सा होता है, मतलब 1/6 भाग होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन भार उसके पृथ्वी पर कुल भार का 1/6 भाग होता है। समझ गए? अर्थात चंद्रमा पर आपको पृथ्वी की तुलना में 6 गुना अधिक भारहीनता महसूस होती है। भारहीनता मतलब हल्का महसूस होता है, इसी के कारण। आठवां प्रश्न क्या है कि भारहीनता होती है। तो भारहीनता मतलब भार नहीं होती है। तो किसमें नहीं होता है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, स्थिति में नहीं होता है। ये हम जान गए, तो चलिए जानते हैं इसका। भारहीनता मतलब ही होता है वेटलेसनेस, जो बोल दीजिए, वेट उसमें होता ही नहीं है। वेट मतलब भारी होता ही नहीं है। भारहीनता वह अवस्था है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। मतलब भारहीनता का मतलब क्या है? तो वह अवस्था जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, समझ गए? तो गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से मतलब फोर्स से संतुलित हो जाए, वही है भारहीनता। हम जानते हैं कि पिंड का भार W है। ठीक है, पिंड का भार दिए हुए है बराबर m.g होता है। पिंड का भार यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो क्या होगा? तो देखिए, यह है पिंडों का भार है, मतलब W है, वेट है, बराबर कितना होगा? mg1 + g2, मतलब ग्रेविटी है ना, g1 g2 प्लस में है। एक तरफ है W, फिर है W बराबर m है। अब ब्रैकेट कर दीजिए, ब्रैकेट करके g1 कर दीजिए, मतलब ग्रेविटी कर दीजिए, प्लस छोटा वाला ब्रैकेट दे दीजिए, -g1 कर दीजिए और फिर बड़ा ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो ये सब m का मतलब होता है द्रव्यमान, ये जरूर ध्यान रखना है। g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ग्रेविटी, है ना, ये जरूर ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए फिर है वेट मतलब भार, m और 0 होगा, जो कि बराबर जाके 0 ही हो जाता है। इसमें तो आप जान गए। 9वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। मतलब गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग मध्य मूल वेग मतलब वर्ग जो है उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। ठीक है, इतना क्या लंबा खींच दिया मैंने, है ना। देखिए चलिए पढ़ लेते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ये हम जानते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सभी गैस अणुओं का मध्य तापीय वेग पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किमी सेकंड से कम होता है। कितना होता है? 11.2 किमी से कम होता है, सेकंड से कम होता है। इसलिए गैसें पृथ्वी से बाहर पलायन नहीं कर सकती है, इसलिए पलायन नहीं कर पाता, मतलब बाहर नहीं जा पाता है।
चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान जो है 2.4 किमी सेकंड है। कितना है? 2.4 किमी सेकंड है। सभी गैसों में अणुओं का औसत तापीय वेग अगर बोले तो 2.4 किमी सेकंड से अधिक है। इसलिए गैसें चंद्रमा पर न ठहर कर उसके वातावरण से जो है पलायन कर जाता है, मतलब वहाँ से गायब हो जाता है। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। देखिए पृथ्वी पर जो है आप जान गए कि कितना पलायन है, 11.2 किमी सेकंड है। तो ये पलायन होता भी है तो मतलब उस क्षेत्र में ही रहेगा, ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर पलायन करेगा ही नहीं। लेकिन चंद्रमा से क्या है कि वो आसपास मिल जाएगा, आसपास के वातावरण में पलायन कर जाता है, इसलिए वहाँ पे वातावरण नहीं होता है चंद्रमा पे। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। 10वां प्रश्न है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है, मतलब पृष्ठ तनाव जो है पानी से कम होता है, इसलिए फैल जाता है। ये भी पढ़ लीजिए, पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होता है। पृष्ठ तनाव जो है तेल की तुलना में अधिक होता है। यही कारण है कि तेल जल के सतह पर फैल जाता है और ऊपर तैरने लगता है तेल। आप देखे होंगे पानी फेंकिएगा तो, पानी में तेल फेंकिएगा तो, है ना। अब चलते हैं 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। वो बताने वाले हमारे ब्रह्मगुप्त थे। कौन थे? ब्रह्मगुप्त जी थे, है ना। ब्रह्मगुप्त जी थे। तो अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए। ब्रह्मगुप्त जो हैं प्राचीन गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री थे। कौन? ब्रह्मपुत्र जी, जिन्होंने गणित और खगोलीय शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी है। क्या लिखे हैं? अनेक पुस्तकें लिखे हैं। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है, स्फुट है, याद रखिए। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित या गुरुत्वाकर्षित होती है। ये क्लियर हो गए। अब सुनिए 12वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर ही गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। सोचिए। अब चलिए जानते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब शून्य होता है तो सुनिए, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, एक मिनट रुकिए। पृथ्वी के केंद्र पर स्थित किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा कोई भी बल उस वस्तु को आकर्षित नहीं करता है या आरोपित नहीं करता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्या नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं और फिर बढ़ते हैं और वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक चौथे अध्याय लाते हैं।